शिव शक्ति करियर एकेडमी बाराबंकी के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश वर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को समास के बारे में बताया था। हम लोग दो समास के बारे में पढ़ चुके थे। पहला हमारा अव्ययीभाव समास था और दूसरे समास की अगर हम बात करें तो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के जितने भी भेद हैं मैंने उसके बारे में आप लोगों को बताया था। आज हम लोग उसी टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो होगा नंबर 3 पे हम लोग बात किए थे उस दिन कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास, यहाँ से आयोग आपसे कई बार प्रश्न पूछ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह आज का। इसमें कर्मधारय समास में 2 कंडीशंस होती हैं। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि समास में प्रायः 2 पद होते हैं। पहला पद जो होगा उसको पूर्व पद कहेंगे और जो दूसरा पद होगा उसको हम उत्तर पद कहेंगे। तो कर्मधारय समास का जो पहला पद होगा वो उसमें हमको देखना है कि अगर कोई भी शब्द दिया गया है उसमें पहला पद हमारा विशेषण हो और जो उसमें दूसरा पद हो वो हमारा विशेष्य हो। विशेष्य को ही संज्ञा कहा जाता है, यानी कि पहला पद हमको विशेषण कहीं भी देखने को मिल जाए और दूसरा पद हमको विशेष या संज्ञा देखने को मिल जाए। ऐसी कंडीशन अगर आपको देखने को मिलती है तो वो समास हमारा कहलाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। अच्छा, एक कंडीशन तो ये देखने को मिलेगी। दूसरी कंडीशन जो मिलेगी आपको, एक कंडीशन दी गई होगी उपमेय की और दूसरा दिया गया होगा उपमान का। कभी कभी कंडीशंस एक दूसरे से चेंज भी हो जाती है। उपमेय की दी गई होगी या फिर उपमान में दे दी गई होगी। दूसरी तरफ आपकी इसी से जोड़ दी जाएगी, या तो उपमेय दिया गया होगा या फिर आपका उपमान दे दिया गया होगा। ऐसी कंडीशंस अगर देखने को मिल जाए तो उपमेय क्या होता है पहले इसे हम जानेंगे। उपमेय वो होता है, उपमेय की परिभाषा पूछी गई है। और उपमेय होता है जिस वस्तु की विशेषता बताई जाए, जिस वस्तु की विशेषता बताई जाए, विशेषता बताई जाए, ये इसकी परिभाषा होती है। उपमान की जो परिभाषा होती है इसमें लिखेंगे जिस वस्तु से विशेषता बताई जाए। 2 वस्तुएं हैं इसमें। एक वस्तु में जिस वस्तु की विशेषता बताई जाती है और उपमान में जिस वस्तु से विशेषता बताई जाए उसे हम उपमान कहते हैं। तो 2 कंडीशन देखेंगे। इसके संबंध में अगर हम बात करें, हम समस्त पद और सामासिक पद, समस्त पद या सामासिक पद और समास विग्रह के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। उसी के संबंध में कुछ हमारे यहाँ पर उदाहरण जो महत्वपूर्ण कई बार परीक्षा में आ चुके हैं, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण लेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें समस्त पद या सामासिक पद की और दूसरी तरफ हम लिखेंगे समास विग्रह। जैसे सबसे पहला एक शब्द हमारा दिया गया है महाकवि। महाकवि दिया गया है। मैंने कहा था कि आपको पहला पद विशेषण मिलेगा और दूसरा पद जो मिलेगा वो हमारा विशेष या संज्ञा होगा। ऐसी अगर कंडीशन देखने को मिलती है तो वो समास हमारा कर्मधारय समास कहलाएगा। अब यहाँ पे जो शब्द दिया गया है महाकवि, अब देखेंगे इसमें पहला पद ये हमारा महा दिया है और दूसरा पद हमारा क्या दिया हुआ है, कवि दिया हुआ है। इसका मतलब जो कवि की ये विशेषता बता रहा है और विशेषता बता रहा है, इसका मतलब विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो ये जो शब्द हमारा है ये विशेषण है और ये शब्द हमारा कवि क्या है, ये हमारा संज्ञा है या विशेष्य है और ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो वो अब ये कंडीशन अगर हम देखें, यहाँ पर विशेषण दिया है और यहाँ पर संज्ञा दिया है, तो वही कंडीशन लागू हो गई कि विशेषण हो या फिर विशेष्य हो, ऐसा समास होगा तो हमारा कर्मधारय समास कहलाएगा। तो महाकवि दिया गया है, इसी का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा महान है जो कवि। ठीक है, इसी तरह से एक आता है महापुरुष। महापुरुष ये भी पूछा जा चुका है आपके पेपर्स में, महापुरुष। अब यहाँ पर देखिए पुरुष दिया गया है और यहाँ पर महा है, इसका मतलब इसमें जो पहला पद है वो हमारा विशेषण है, दूसरा पद हमारा क्या है, विशेष्य है। तो ये हो जाएगा
महान है जो पुरुष। उसी तरह से अब हम उपमेय और उपमान के बारे में बात करें। जैसे एक शब्द दिया गया है लौह पुरुष। लौह पुरुष, अब लौह पुरुष यानी पुरुष कैसा है? लोहे के समान है या लोहे के सादृश्य है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? आपका उपमान दिया गया और यहाँ पर क्या है? उपमेय दिया गया है। तो इसके संबंध में अगर हम बात करें, उपमेय और उपमान की कंडीशन बन गई है तो पुरुष, इसकी विशेषता बताई गई और कैसा पुरुष है? लोहे के समान पुरुष है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में अगर हम देखें तो इस कंडीशन में देखने को ये मिलेगा कि यहाँ पर एक तो आपका दिया गया था उपमेय और दूसरा दिया गया था उपमान, यानी उपमान और उपमेय की कंडीशन अगर बनेगी तो ये कंडीशन हमारी क्या कहलाएगी? ये कंडीशन भी हमारी कहलाएगी कर्मधारय समास की। तो पुरुष की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका जब हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो ये हो जाएगा लोहे के समान लोहे के समान पुरुष। ऐसी कंडीशन अगर दे दी जाएगी, यानी उपमान और उपमेय या उपमेय और उपमान की कंडीशन देखने को मिलती है, तभी हमारा कर्मधारय समास कहलाएगा। इसी के संबंध में अगर हम बात करें, कुछ महत्वपूर्ण और भी एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है महात्मा दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आत्मा और यहाँ पर भी महा दिया हुआ है। इसका मतलब फिर वही कंडीशंस हो जाएगी, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। ये भी आपका एग्जाम्पल पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। जैसे एक शब्द दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, काली मिर्च। अब फिर हम अगर बात करें, मिर्च दिया है, मिर्च कैसी है? काली है। इसका मतलब ये हमारा विशेष्य है और ये शब्द हमारा क्या है? विशेषण है। इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा काली है जो मिर्च। ये कंडीशंस यहाँ भी देखने को मिलेगी। एक शब्द पूछा गया था अभी एग्जाम्पल, आयोग ने पूछा था दही बड़ा, ऐसी भी कंडीशन दी जाती है। तो दही बड़ा, अब यहाँ पर भी वही कंडीशन पलट गई कि इसका मतलब एक पद आपका विशेष्य होगा, विशेषण होगा, और एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण बताने का काम करेगा। तो इसका जब विग्रह करेंगे ये हो जाएगा दही में भिगोया बड़ा। तो जब ये कंडीशंस देखने को मिलेगी, उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास इसके अंतर्गत कहलाएगा। उसी के संबंध में देखें एक एग्जाम्पल और है। जैसे लिखा हुआ है प्राण प्रिय का मतलब भी अगर हम देखें तो ये हो जाएगा प्राणों के समान प्रिय। तो दो ही कंडीशंस देखना है, एक आपका विशेषण विशेष की कंडीशंस अगर फॉलो हो रही है या फिर उपमेय और उपमान की कंडीशन फॉलो हो रही, वो समास हमारा कहलाएगा कर्मधारय समास। इसके बाद में हम बात करें द्विगु समास, नंबर 4 पे अगर हम बात करेंगे द्विगु समास में, तो द्विगु समास से भी संबंधित कई बार आपके आयोग में पेपर्स में देखने को मिले हैं द्विगु समास के संबंध में। तो द्विगु समास को जानने के लिए सबसे पहले हमें उसमें देखना होगा, उसमें भी 2 पद होंगे। मैंने पहले भी बताया है कि समास में 2 पद होते हैं। तो द्विगु समास में अगर हम बात करें तो उसमें द्विगु समास में आपको देखना है कि जो पहला पद होगा, पहला पद हमारा क्या हो? संख्यावाची हो। पहला पद हमारा संख्यावाची हो, और जो दूसरा पद है यानी उत्तर पद की बात करें तो वो हमारा पद क्या हो? वो हमारा संज्ञा हो। पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद हमारा अगर संज्ञा दिया गया है तो इसका मतलब वो समास हमारा क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। अगर हम इसके संबंध में भी कुछ उदाहरण लें, जैसे समस्त पद या समासिक पद की बात करें, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें समास विग्रह की, जैसे एक शब्द दिया गया है चौराहा शब्द दिया गया है, इसका मतलब 4 राह की बात कर रहा है। राह माने रास्ता हो जाएगा। तो चौराहा यानी जहाँ पर कोई भी आपकी रोड जाती होगी, देखा होगा आपने, ठीक है, आप कोई चौराहा दिया गया है, एक रोड इधर से आती है, दूसरी सामने है, एक बगल में है, एक इस तरफ है, यानी चौराहा का मतलब जहाँ पर 4 रास्ते देखने को मिलते हैं वही हमारा चौराहा हो जाता है। उसी तरह से तिराहा की बात करें, कोई भी रास्ता दिया गया है, आपका एक रास्ता इधर से आया है, एक रास्ता इस ओर जा रहा है, एक रास्ता इस तरफ से आया, इसका मतलब वो तिराहा हो जाएगा। ठीक है, तो चौराहा यहाँ पर दिया गया है।
तो चौराहा का अगर हम बात करें, इसका विग्रह करेंगे तो चार राहों का समूह, जहाँ पर 4 राह दिए गए होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, चौराहा कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि जब हम इसके विग्रह करेंगे, जो पहला पद हमारा होगा उसके अंतर्गत वो हमारा संख्यावाची होगा और जो दूसरा पद होगा हमारा संज्ञा होगा। ऐसी कंडीशंस अगर देखने को मिलती है तो वो समास हमारा द्विगु समास कहलाएगा। इसी तरह से अगर और एग्जाम्पल लें, जैसे एक शब्द लिखा हुआ है दोपहर, ये भी पूछा जा चुका है। दोपहर का मतलब ये हो जाएगा दो पहरों का समूह। अब यहाँ पर भी संख्या के बारे में बात की गई। संख्या के बारे में अगर बात की गई तो इसका मतलब वो हमारा क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। उसी तरह से एक शब्द दिया गया है चवन्नी में अगर हम बात करें, ये भी हमारे मुद्रा से संबंधित है। चवन्नी में हो जाएगा 4 आनों का समूह, वो हमारा क्या कहलाएगा, चवन्नी कहलाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें, जैसे एक शब्द दिया गया है तिरंगा यानी कि यहाँ पर अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा 3 रंगों का समूह क्या कहलाएगा, हमारा तिरंगा कहलाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें, एक शब्द आता है आपका, जैसे दिया है नवग्रह दिया हुआ, इसका मतलब हो जाएगा नौ ग्रहों का समूह। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार आपका परीक्षा में पूछा जा चुका है कि नवग्रह शब्द में कौन सा समास है। जैसे एक शब्द आपका और आता है सप्ताह का मतलब होता है 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह। तो ध्यान रखना है कि जब भी किसी समास में अगर संख्या से संबंधित अगर बात की गई है तो वो समास हमारा क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। द्विगु समास का जो पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा और जो दूसरा पद होगा वो हमारा संज्ञा शब्द होगा। तो इस तरह से द्विगु समास भी आपका समाप्त हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे द्वंद्व समास। मैंने आपको बताया कि समास में 2 पद होते हैं। द्वंद्व समास से संबंधित भी कई बार आयोग ने आपसे प्रश्न पूछा है, और द्वंद्व शब्द कैसे लिखा जाएगा इसको ध्यान रखना है, क्योंकि वर्तनी में कई बार आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका जो लिखा है मैंने, ये शुद्ध वर्तनी के अंतर्गत है। द्वंद्व समास में अगर बात करें, मैंने बताया 2 पद होंगे। द्वंद्व समास में मैंने बताया अगर प्रधानता की बात करें तो दोनों पदों की बराबर प्रधानता अगर कहीं पर भी दी गई है वो समास हमारा क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। कभी कभी होता है कि उसके जो शब्द होते हैं उन दोनों के बीच में आपको विग्रह देखने को मिलते हैं। कभी कभी शब्द आपको ऐसे भी मिल सकते हैं, हो सकता है वहाँ पर विग्रह ना हो, आपका योजक चिन्ह ना लगा हो, विग्रह करेंगे और है अथवा करके इस टाइप में आपका निकलेगा, तो योजक चिन्ह लगा भी हो सकता है और लगा भी नहीं हो सकता है। अभी हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम बात करें, पहले द्वंद्व समास की परिभाषा के बारे में बात करें, इसमें क्या होगा, मैंने बताया कि दोनों पदों की प्रधानता देखने को मिलती है। जैसे अब हम एक एग्जाम्पल लें यहाँ पर, समस्त पद में अगर हम बात करें, और ये दूसरी तरफ हमारा दिया गया है समास विग्रह। समस्त पद में अगर एक शब्द हम बात करें, जैसे लिखा हुआ है माता पिता, तो माता पिता की अगर हम बात करें, मैंने बताया कि 2 शब्दों के बीच में आपका योजक चिन्ह लगा होगा और इसका विग्रह करेंगे और अथवा तथा करके आपका इसका विग्रह होगा। माता पिता लिखा है, इसका मतलब ये होगा कि माता और पिता, ये आपका हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल, राधा कृष्ण, इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा राधा और कृष्ण। उसी तरह से मैंने बताया कि योजक चिन्ह लगा हो सकता है और लगा भी नहीं हो सकता है। जैसे एक शब्द दिया गया है देवासुर शब्द दिया गया है। अब देवासुर का जब हम विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा देव और असुर, परीक्षा में आ चुका है UP-SSC आयोग में। इसी तरह से एक शब्द और आ चुका है पेपर्स में, गौरी शंकर शब्द जो लिखा हुआ है इसके बीच में भी योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो गौरी शंकर का जब हम विग्रह करेंगे, विग्रह करने के बाद अगर आपका और अथवा
तथा करके आपका विग्रह होता है तो वो समास हमारा कहलाएगा द्वंद्व समास। गौरी शंकर लिखा है, इसका मतलब जब इसका हम विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा गौरी और शंकर। तो इस तरह से कंडीशन से आपको ध्यान रखना है कि योजक चिन्ह लगा भी हो सकता है और लगा भी नहीं हो सकता है। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है पाप पुण्य, पाप पुण्य की बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा पाप और पुण्य। या फिर जैसे कहा जाए सुख दुख, ऐसी कंडीशन दी जाए तो क्या हो जाएगा कि कभी भी व्यक्ति को सुख हो सकता है और कभी भी व्यक्ति को दुख हो सकता है। तो विग्रह करने के बाद और अथवा तथा या फिर ऐसी कंडीशन से संबंधित दिया जाए तो वो हमारा समास कहलाएगा द्वंद्व समास। तो ध्यान रखना है कि द्वंद्व समास में आपका योजक चिन्ह लगा भी हो सकता है और कभी कभी नहीं भी लगा करके आपको देते हैं। तो ध्यान रखना है द्वंद्व समास में दोनों पदों को बराबर प्रधानता हमें देना है। और जो द्विगु समास होगा, द्विगु समास हमारा एक ऐसा समास है जिसमें प्रथम पद हमारा संख्यावाची होगा और दूसरा पद जो हमारा होगा वो संज्ञा के बारे में बात करेगा। उसके बाद में लास्ट में हम आते हैं बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि शब्द कैसे लिखा जाएगा उसको भी आपको ध्यान देना है। बहुव्रीहि होता है, ये भी वर्तनी से संबंधित यहाँ पर कभी समास के बारे में मैंने बात की। द्वंद्व समास आपका इस तरह से समाप्त हुआ। इसके बाद में हम बात करें बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास आपको ध्यान रखना है। मैंने बताया कि आपको निम्नलिखित में से पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है या शुद्ध वर्तनी है। तो आपको ध्यान रखना है बहुव्रीहि होता है, ये आपका वर्तनी में पूछा गया है। पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध वर्तनी है। तो बहुव्रीहि शब्द कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे वा रहेगा, आपको ये ध्यान रखना है। बहुव्रीहि समास में मैंने बताया कि बहुव्रीहि समास में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दोनों पदों की अप्रधानता होती है। अप्रधानता इसका मतलब कोई तीसरा पद जो आपका दिया गया होगा वो हमारा क्या होगा, एक विशेष अर्थ देने के संबंध में अगर बात करेगा तो वो समास हमारा बहुव्रीहि समास कहलाएगा, अगर उसका हम विग्रह कर रहे हैं तब। अब यहाँ पर कुछ उसके महत्वपूर्ण उदाहरण देखने को मिलेंगे। जैसे आपका दिया है समस्त पद और दूसरी तरफ अगर हम बात करें समास विग्रह की, समस्त पद या समास विग्रह की। जैसे एक शब्द दिया गया है दशानन, दशानन शब्द दिया गया है। मैंने बताया कि जो दोनों पद दिए गए हैं, दोनों पदों को आपको क्या करना है, उसकी दोनों की अप्रधानता अगर देखने को मिली तो वो हमारा पद क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि समास कहलाएगा। अब इसका हम विग्रह करके देख लेंगे। विग्रह करेंगे दशानन का तो ये हो जाएगा 10 हैं आनन जिसके, अर्थात जब अर्थात की अगर बात हो जाएगी, आनन माने हो जाएगा सिर, तो ये हो जाएगा रावण का। दशानन यानी 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। एक विशेष अर्थ देने के संबंध में बात की गई, वो समास हमारा कहलाएगा बहुव्रीहि समास। इसी तरह से एक शब्द और है लंबोदर। लंबोदर का जब हम विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा लंबा है उदर। उदर माने पेट होता है, उदर जिसका, अर्थात अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, तो गणेश जी की बात हो रही है। यानी विग्रह करने पर किसी भी आपका किसी भी विशेष अर्थ में अगर बात की गई है तो वो समास हमारा कहलाएगा बहुव्रीहि समास। उसी तरह से एक शब्द और है, जैसे दिया है पंकज। पंक माने कीचड़ होता है, जा माने जन्मा हुआ। इसका मतलब पंकज का जब हम विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा पंक में जन्मा हो जो, अर्थात कमल की बात की जा रही है। अभी जल्दी एक पेपर हुआ था हाईकोर्ट क्लर्क का, तो उसमें पूछा था प्रधानमंत्री में कौन सा समास है, तो प्रधानमंत्री। अब इसका अगर हम बात करें, विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा मंत्रियों में प्रधान है जो, अर्थात उसकी बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्रधानमंत्री ही शब्द वापस आएगा। कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है, आज मोदी जी हैं
कल कोई भी और आ सकता है इनके स्थान पर। तो प्रधानमंत्री शब्द आपका बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, ये आपका ध्यान रखना है। कर्मधारय समास में इसको नहीं ले जाना है क्योंकि मंत्री है और दूसरी तरफ आपका प्रधान दिया है। तब आप उस कंडीशन में अगर बात करें, विशेषण और विशेष्य की बात करें, तो वो कंडीशंस देखने को मिलेगी। उसके बाद में कुछ शब्द और दिए गए हैं, जैसे आपका एक शब्द दिया गया है घनश्याम। घनश्याम की अगर हम बात करें, जैसे लिखा हुआ है घनश्याम में, इसका अगर हम विग्रह करेंगे, घन के समान श्याम है जो, इसका मतलब ये हो जाएगा जैसे कृष्ण जी के बारे में बात की जा रही है, घन के समान श्याम है जो, अर्थात कृष्ण जी। उसी के संबंध में कुछ और शब्द दिए गए हैं, जैसे एक शब्द आपका दिया गया है कपीश। कपीश शब्द दिया गया है, तो कपीश में क्या हो जाएगा, जब इसका विग्रह करेंगे, कपियों में ईश है जो, अर्थात हनुमान जी के बारे में बात की जा रही है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब भी विग्रह करने के बाद दोनों पदों की अप्रधानता देखने को मिले और एक विशेष अर्थ देखने को जहाँ पर मिलेगा, वो समास हमारा बहुव्रीहि समास कहलाएगा। एक एग्जाम्पल और है इसी के संबंध में, जैसे एक आता है आपका वीणा पाणी। वीणा पाणी का मतलब हो जाएगा, वीणा है पाणी माने हाथ होगा, जिसके, अर्थात सरस्वती जी की बात की जा रही है। तो अर्थात करने पर एक विशेष अर्थ जहाँ भी निकलेगा वो समास हमारा कहलाएगा बहुव्रीहि समास। तो इस तरह से जो समास का हमारा टॉपिक है वो समाप्त होता है, और अगले वीडियो में हम आपको, वहाँ पर संज्ञा और विशेषण के बारे में बात हो चुकी थी, अगले वीडियो में हम आप लोगों को विशेषण के बारे में बताएंगे। थैंक यू।